हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में। जो हम लोगों ने पिछले में कैलकुलेट किए थे एनर्जी, यहाँ पे आया था वैल्यू हमारा एनर्जी के लिए किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। लेकिन अब बात आती है क्या हर एक ऑर्बिट में एनर्जी तो अलग अलग होगी अगर किसी पर्टिकुलर एटम के लिए माना जाए। पर्टिकुलर एटम अगर हाइड्रोजन नहीं है तो सब ऑर्बिट में उसकी एनर्जी अलग अलग होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना है, क्या इसकी एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, यही से पता चलेगा कि एनर्जी क्या होती है। तो सपोज दैट मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में जो होगी, क्या सेकेंड एनर्जी में, थर्ड एनर्जी में इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, उसको देखेंगे। तो अगर देख लेते हैं कि एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए देख लेते हैं, तो अगर nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी की बात कर लेते हैं तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या आती है हमारे, En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। हम चलते हैं और हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू Z की वैल्यू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव में। ये बहुत कम एनर्जी है। लेकिन जैसे अगर हम बढ़ते हैं हम का सेकेंड ऑर्बिट की तरफ, तो 1 का स्क्वायर, तो Z का वैल्यू 1 ही है तो 1 का स्क्वायर। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा n² होता है, यानी ऑर्बिट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं आगे सेकंड ऑर्बिट में, तो 1 का तो वही रहेगा लेकिन 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसके बाद अगर जैसे ही हम जानते हैं कि ये इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, उसी की बात कर लेते हैं। E3 के बाद में चले जाते हैं तो क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 9 यानी 1.51 वोल्ट। उसी तरीका से और nth ऑर्बिट के लिए जाते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू n²। यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो होती जाएगी वो क्या होगी, हमारा एनर्जी की वैल्यू जो होगा माइनस में वो कम होती जाएगी, माइनस में। लेकिन क्या ये एनर्जी बहुत कम है, लेकिन ये एनर्जी इससे ज्यादा है, माइनस में, निगेटिव में है। तो हमारा ये एनर्जी पहले वाला एनर्जी कम है फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यानी जब इंफिनिटी पे जाएगा तो इसकी एनर्जी 0 आ जाएगी और इंफिनिटी पे उसको मतलब फ्री स्टेट एनर्जी बोलते हैं। और ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं बॉन्डेड एनर्जी। यहाँ पे बॉन्डेड करने में सक्षम होता है वो एनर्जी बॉन्डेड एनर्जी कहलाती है। ये सब जो बॉन्डेड एनर्जी है लेकिन जैसे ही 0 हो जाती है वो हमारी एनर्जी कहलाती है, इसको फ्री स्टेट एनर्जी। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इंफिनिटी। इस तरीका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बताया कि -13.6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ऐसे करके जो वैल्यू हमारे पे गया यहाँ पे लास्ट में 0, यानी इंफिनिटी पे एनर्जी हमारा 0 पे पहुंच गया। जब इंफिनिटी पे कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये कैसा हो जाएगा, फ्री स्टेट में आ जाएगा, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में आ जाएगा। यानी इंफिनिटी पे इसका हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की एनर्जी 0 हो जाएगी। एक बात और ध्यान देना है कि बॉन्डेड स्टेट में जो एनर्जी होगी हमारा हमेशा 0 से कम होगी। जब भी हम बॉन्डेड स्टेट में अगर एनर्जी को लेके हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 से कम होगी। और उसी तरीका से जैसे ही फ्री स्टेट में आएगी तो एनर्जी हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यही बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी बहुत ही कम होती है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ही ज्यादा है। किसका, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के बीच में। अगर इस दोनों के बीच में निकाला जाए तो इंफिनिटी और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में तो अलग आएगी। अब यही बात हमारा अगर इंफिनिटी और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में निकालते हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, सपोज दैट इस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो यहां इसकी एनर्जी, इस ऑर्बिट के लिए एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर हाइड्रोजन के लिए, लेकिन यहां पे तो 0 है वैल्यू। हाँ, अब बात कर लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां तक जाता है, यहां से यहां तक जाता है तो उसका एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी कितना लगेगी, इसकी जितनी एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की और इस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होगी, उन दोनों एनर्जी को जब माइनस कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा इनके बीच की एनर्जी निकल जाएगी। और इनकी जो बीच की एनर्जी होगी वही यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने में एनर्जी होगी।
यानी कहने का मतलब है जब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने में जो एनर्जी होगी वही कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि जब कोई ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी की तरफ कोई मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो उसे हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर सोच रहे कि कैसे निकालना है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जो इसकी ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी है वो, और हम बात कर लेते हैं किसी और ऑर्बिट में इन्फिनिटी पे है तो वो उस एनर्जी को बोल देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, सपोज दैट इसके लिए ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो और यहां से हम इन्फिनिटी के बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो उसको बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। याद रखना है सेपरेशन एनर्जी किसको बोलेंगे कि अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में हो वहां से और इन्फिनिटी के बीच में जब डिफरेंस निकालते हैं एनर्जी का तो उस एनर्जी को बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। लेकिन जब ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में और वहां से इन्फिनिटी के बीच में जब डिफरेंस निकालेंगे तो उससे हम बोलेंगे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं बोथ ऑर्बिट के लिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। ओके, हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा एनर्जी के बारे में कि nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए एनर्जी क्या होती है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है फॉर हाइड्रोजन एटम एंड एनी अदर। लेकिन अब देखते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए सोच ले तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी की बात कर रहा है इन रिक्वायर्ड, यानी किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो कोई भी ऑर्बिट में, वैसे हम बात कर रहे हैं पहले ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और उसको रिमूव करने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिमूव करने में जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट to form cation, that is to take the electron to infinity, is called the ionization energy। बात यहाँ पे बहुत सिंपल है, यानी कोई एटम में, जैसे ये एटम है, एटम के हमारे पास की कोई भी एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कोई भी हो, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, और हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज दैट हम बात करते हैं सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम को अगर ग्राउंड स्टेट में लेके जाना है तो क्या काम करना पड़ेगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा वैलिड है फॉर बोथ मॉडल। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, वो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। जब ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को हम जब बात करते हैं कहां पे ले जाने के लिए, इन्फिनाइट पे, तो वो एनर्जी जो होगी वो हमारे कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखेंगे, ग्राउंड स्टेट पे मान लो कि ये हमारे हाइड्रोजन के या कोई भी एलिमेंट का, कोई भी एटम का ये एनर्जी, हमारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे, और इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक ले जाना इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी ऑर्बिट पे ले जाना, तो इन्फिनिटी ऑर्बिट पे ले जाना, तो इसमें इस एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बाहर से एनर्जी को देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कितना देना पड़ेगा, अब ये ध्यान देना है कि इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है और इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है, इनके बीच में जितना गैप होगा उतना ही एनर्जी तो ये आएगा। तो जितनी एनर्जी का हमारा डिफरेंस होगा ग्राउंड स्टेट और इन्फिनिटी के बीच में, जितना डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे इन्फिनिटी और ग्राउंड के बीच में, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें ज्यादा पता है और ग्राउंड की वैल्यू हमारी कम होती है। तो इन्फिनिटी और से हमें ग्राउंड स्टेट की वैल्यू को जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। वो क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। निकालने का तरीका वही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आई माना गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इन्फिनिटी से जो एनर्जी होगा वो और हमारा ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वही। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर पूरा हाइड्रोजन के लिए निकाले तो इन्फिनिटी की जो एनर्जी हाइड्रोजन के लिए वो और हमारा ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन के लिए होगा। जनरली हाइड्रोजन के किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिए अगर निकाला जाए तो क्या हुआ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा इसकी वैल्यू क्या है, L²/z। हमें पता है एनर्जी की वैल्यू क्या है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। इसी पे चलना है। अब देखो यहाँ पे Z की वैल्यू हमारा हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, N की वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर। एंड ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट में हमारा N की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो N की वैल्यू हमारा क्या होगी, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे ये वैल्यू जब इन्फिनिटी के स्क्वायर किसी को वैल्यू को इन्फिनिटी से जब डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू 0 में आती है, तो ये वैल्यू
तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू माइनस माइनस होकर के प्लस यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्लस में आई, यानी इसको जूल में लिखा जाए तो 2.17 × 10⁻18 जूल एटीएम आएगा। कह सकते हैं कि आयनेशन एनर्जी और अगर हाइड्रोजन किसी ऑर्बिट के लिए दिखा, किसी भी एटम के लिए निकाला जाए तो 0 - 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n², यानी आयनेशन एनर्जी किसी के लिए भी आ जाए, हमारा कोई भी ऑर्बिट के लिए, कोई भी एटम के लिए आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n² करके ये पॉजिटिव में, और ये वैल्यू जो होगी ये रिक्वायर्ड एनर्जी होगी किसी भी एटम, किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एटम के लिए और ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट के लिए। अब बात कर लेते हैं, क्या अगर कोई पहले से एटम के इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में पहले से, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है? वो आयनेशन एनर्जी बिल्कुल नहीं कहलाएगी, वो एनर्जी कहलाएगी सेपरेशन एनर्जी। याद रखना है, सेपरेशन एनर्जी। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट, then the energy required to remove that electron is called separation energy। वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी, यानी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत, ये रिक्वायर्ड एनर्जी। इतना इलेक्ट्रॉन देकर सभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हमारा यहाँ पे इंफिनिटी पे पहुंचेगा। तो वही उसी तरीका से कोई एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी तक के पहुंचाना है, यानी सेपरेशन एनर्जी इंफिनिटी तक पहुंचाना है, कहां से? एक्साइटेड स्टेट से। तो इन दोनों के जो डिफरेंस होगा वो हमारा सेपरेशन एनर्जी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आयनेशन एनर्जी फॉर सेपरेशन एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट इन क्या बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। अब हम क्या काम करेंगे, इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कि आखिर एनर्जी से रिलेटेड क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में अगर है, nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, फिर आयनेशन एनर्जी क्या होगी या सेपरेशन एनर्जी क्या होगी। तो अभी आयनेशन एनर्जी से हम लोगों ने पढ़ा, अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ये लिया है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया हमारे IIT रुड़की से 1986 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द आयनेशन एनर्जी ऑफ द हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस आयन। आयनेशन एनर्जी बोल रहा है, ये आयनेशन एनर्जी हमें निकालना है, कौन सा? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी हमें निकालनी है। तो निकालेंगे कैसे आयनेशन एनर्जी के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन अगर बना के देखें तो हमें पता है, अगर दिखा है कि हाइड्रोजन के लिए आयनेशन एनर्जी जो दिया गया, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन में हमारे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन आयनेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन के लिए, तो आयनेशन एनर्जी हमारा कहाँ से होता है? फर्स्ट ऑर्बिट से होता है, बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू है हमारा कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में दे दिया गया। अब बोला जा रहा है कि हीलियम के लिए क्या होगा, लिथियम क्या होगा। मैंने क्या बताया, किसी भी एटम के लिए है तो हम डायरेक्ट आयनेशन एनर्जी निकालना हो तो आयनेशन एनर्जी निकालना हो, किसी के लिए भी हो तो हमारा क्या होगा, वैल्यू हमारा आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एटम के लिए हो तो निकालने के लिए बस सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला जो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। लेकिन आयनेशन एनर्जी हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें ये फॉर्मूला पे अगर हम चलते हैं तो हमारा आयनेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन की निकालते हैं, हीलियम की निकालनी है, हीलियम की बात कर रहा है, हीलियम प्लस की बात कर रहा है, तो हमारा क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस साथ में हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करते हैं, हमारा आयनेशन भी फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है। अब हमारा हीलियम के लिए तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हीलियम की बात क्या है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगी जेड की वैल्यू। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा 2 का स्क्वायर अपॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4 यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा, यानी आयनेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस के लिए ये वैल्यू आएगी। उसी तरीका से आयनेशन एनर्जी फॉर अगर हम बात कर लेते हैं, आयनेशन एनर्जी फॉर हम बात कर लेते हैं लिथियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस के लिए। और मैंने ये बताया कि आयनेशन एनर्जी जो भी है ये बोथ मॉडल के और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए होते हैं, यानी कहने का मतलब है सब हाइड्रोजन की तरह मोनो एटॉमिक होनी चाहिए। तो ये भी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मोनो एटॉमिक हो गया। लिथियम के पास 3 होते, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी मोनो एटॉमिक ही हो गया। उसके लिए भी हम बात कर लेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एन की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू जब ये वैल्यू है तो जेड की वैल्यू इसकी कितनी होती है, 3 होती है।
तो जेड की वैल्यू 3 होती है, 3 का स्क्वायर अपॉन ऑर्बिट वही है 1 का स्क्वायर, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9 का वैल्यू क्या है 144, क्या आ जाएगा 9 4 और अरे 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारा टोटली कैलकुलेट करके 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कैलकुलेट करके देखेंगे 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 9 6 30 ओके, फिर इसके बाद ये और यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। किसके लिए, हमें अगर लिथियम के लिए बात करें अवनेशन में, उसी तरीका से हम बात करते हैं हर एक ऑर्बिट के लिए, अगर हम बात कर लेते हैं हर एक एटम के लिए बात कर लेते हैं अर्नेशन एनर्जी, इससे हमें फॉर्मूला निकलता है सिंपल सा कि अर्नेशन एनर्जी अगर निकालना हो, अगर किसी के लिए अर्नेशन एनर्जी निकालना फर्स्ट एनर्जी के लिए होता है, तो यहाँ किसी भी एटम के लिए निकालना हो, कोई भी हमारे हाइड्रोजन लाइफ के लिए अगर निकालना है तो हमें क्या काम करना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड का स्क्वायर। इनको निगलेक्ट करके चलते ये वैल्यू से हम करते जाएंगे, हमारा अर्नेशन एनर्जी निकल जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हमारा बोला गया है, जो हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अब रेडियस की बात कर रहा हूं और एनर्जी की बात है, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़े रिक्वायर्ड। तो अब बात कर लेते हैं हम एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी के लिए हमारा एनर्जी के लिए हमारा क्या होता है, एनर्जी के लिए बात कर लेते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड एनर्जी पूछ रहा है, एसोसिएटेड एनर्जी की बात कर लेते हैं, हमारा क्या होगा, यानी अर्नेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। एसोसिएटेड की बात कर रहा है, तो एसोसिएटेड एनर्जी में हमारा क्या आ जाएगा, वही वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन हमारा क्या होगा इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू को, और इस वैल्यू को हम वहीं पे पुट कर लेंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हीलियम प्लस की बात कर रहा है, हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड एनर्जी यानी हमारा अर्नेशन एनर्जी की ही बात कर रहा है, और हीलियम के लिए बात कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने निकाल दिया है ये वैल्यू कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन हमारा क्या होगा एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की एन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होगी, किसके लिए बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू हमारे 2 का स्क्वायर। जो वैल्यू यहाँ पे आई थी वही वैल्यू आएगी हमारा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको अर्ग में, और जो हमारा क्या बोलते हैं अर्ग में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम जूल में भी निकाल सकते हैं। तो जूल का वैल्यू यहाँ पर जूल की वैल्यू रख देंगे, अर्ग की वैल्यू अर्ग की वैल्यू रख देंगे, और तब उसको भी हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे कर रहा है ऑर्बिट की बात कर रही है कि ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट में सॉरी रेडियस की भी बात कर रही है। तो रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि अगर रेडियस निकालना है किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, अगर रेडियस निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर रेडियस निकालना है किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है, एंगस्ट्रॉन इनटू हमारा क्या होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्या होता है ऑर्बिट की बात करते हैं एन स्क्वायर अपॉन जेड की बात कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो हम उसका निकाल सकते हैं। तो हीलियम के लिए बात कर लेते हैं, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 1, और हमारा बात कर लेंगे 0.53 इंटू ए की वैल्यू 10⁻⁻10, और ए फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एन स्क्वायर की वैल्यू 1 और हमारा 1 का स्क्वायर अपन जेड की बात कर लेंगे, जेड की वैल्यू कितनी होगी 2। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा कितना आएगी वैल्यू, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो आएगी हमारा टोटली आ जाएगी 0.2645 0.02645 ये हमारा कैलकुलेट करके 0.02645 हमारा नैनोमीटर में आ जाएगा, नैनोमीटर में कैलकुलेट करके। अच्छा, अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी एनर्जी है ये पूछा जा रहा है, अर्नेशन एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, या हमें
क्या बोलते हैं, एक सेपरेशन एनर्जी। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, या रेडियस पूछा जाए तो रेडियस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ऑर्बिट कौन से है वो भी हमें देखना है, और हमें किस एटम के लिए है वो भी देखना है। लेकिन सब के सब बोथ मॉडल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम।